Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13th ऑफ जून का इनको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सकें और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें। बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सकें। ठीक है डियर, बिल्कुल बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में बिल्कुल हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल डियर 13th जून के करंट अफेयर को लेकर मैं तैयार हूं, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। तो बिल्कुल डियर, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती और जहां पर हमें कुछ काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो हमारे एफर्ट्स लगते हैं, हमारी वर्किंग लगती है। छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे एक छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे प्रयास से हम अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं, है ना। और हमारा ये जो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस होता है, ये बहुत ही छोटे पार्ट में हो रहा होता है। कई बार होता है कि हमें दिखता भी नहीं और फाइनली हम ग्रो कर रहे होते हैं और फाइनली वो ग्रोथ हमें एक रिजल्ट के रूप में, एक किसी सरकमफ्रेंस के रूप में दिखती है फाइनली, है ना। और बिल्कुल जो प्रयास करता है गलतियां उसी से होती हैं, यानी गलतियां करने से डरो मत, गलतियां करो। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। ठीक है डियर, तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिंदगी ने पूछा कि तो किसी ने जिंदगी से पूछा, मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। तो जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की क्या नहीं करती, कद्र नहीं करती। ठीक है डियर, बिल्कुल आप सभी आ चुके होंगे, मॉर्निंग हो चुकी होगी, आप सभी उठ चुके होंगे आई होप, है ना। हम लोग बिल्कुल सेशन को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी करंट अफेयर्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी न्यूज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चंस के फॉर्मेट आप देखेंगे, बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। वीकली हम लोग रिवाइज करते हैं और मंथ एंड अप होना पर फाइनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं एंड देन इससे पहले हम लोग डेली का डेली आपके 10 क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। ठीक है, तो डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी अपने स्टडी में, अपनी परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस सेशन में, इस सेशन में पहले करंट न्यूज का डिस्कशन होता है, देन उसके बाद में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट डे के कुछ एमसीक्यूज होते हैं, है ना। लास्ट 3 to 4 डेज के भी हो सकते हैं अप्रॉक्स, कभी कभी 1 वीक भी हो जाता है ना। वो एमसीक्यूज 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो इस सेशन में पहले करंट न्यूज का डिस्कशन होता है, फिर इसके बाद में एमसीक्यूज का डिस्कशन होता है। इसके बाद में हम लोग लास्ट डे का जो क्विज क्वेश्चन होता है उसका आंसर देखते हैं क्या है, और फिर अपने विनर अनाउंस करते हैं, और फिर टुडे यानी जो डे होता है उस डे का क्विज क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक सेशन का कंपाइल्ड फॉर्म रहता है जो कि आपको इंप्रूव करने में, आपकी मॉर्निंग को शानदार बनाने में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं, मेरा प्रयास यही रहता है कि न्यूज ऐसी हो कि आपकी मॉर्निंग बन जाए, है ना। क्वेश्चन किसका ऐसा हो कि आपकी मॉर्निंग बन जाए, आप एसटी दें, आप एग्जाम दें, तो फाइनली क्वेश्चंस आपको रिलेवेंट लगे और एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, यही मेरा पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो फाइनली आप सेशन को लाइक करें और फाइनली अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें जिससे मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके। ठीक है डियर, तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या कह रही है। तो डियर फर्स्ट न्यूज आ रही है हमारी अपॉइंटमेंट से। अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूज अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रही है, ऋतु कालरा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ऋतु कालरा जी, यानी नाम आपको ध्यान रखना है, ऋतु कालरा। ये वित्त, फाइनेंस एंड सीईओ के रूप में हार्वर्ड
की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, हार्वर्ड की वाइस प्रेसिडेंट। किसके मामले में? फाइनेंस एंड सीएफओ, है ना, फाइनेंस एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्टिंग आपको बताई थी, जो भी न्यू ईयर्स हैं डियर, हम लोग करंट की न्यूज को कनेक्ट करके चलते हैं फिगर के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्मेट में, जिससे हम उसे आसानी से याद कर सकें, रिकॉल कर सकें। थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेकर नहीं चलते, लेकिन न्यूज तो थ्योरी के पार्ट पे होगी। एक मैं फिगर क्रिएट करता हूं, उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में नोट्स क्रिएट करते चलने हैं। किसके? करंट अफेयर्स के। डे बाई डे आपको करंट अफेयर कंपाइल करना होता है, उसमें मैं आपके लिए सिलेक्टेड न्यूज लेकर आता हूं, जैसा कि मैंने अभी बताया, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। लेकिन न्यूज को हम पिक्चर के फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं, पिक्चर के फॉर्मेट में कंपाइल करके चलते हैं, जिससे आप ध्यान कर सकें। यानी इन अ डे आपके पास कितने फिगर्स मिलेंगे? 10 फिगर, 12 फिगर, 11 फिगर, ठीक है। कभी न्यूज भी ऐसा रहती है कि अप्रॉक्स कभी 10 का एक टारगेट लेकर चलते हैं, कभी 10 से 11 12 न्यूज हो जाती है, कभी आपका 9 ही रहती है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे फिगर्स के फॉर्मेट में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो ऋतु कालरा जी का नाम ध्यान रखना है। तो डियर बिल्कुल कैसे आप अपनी कॉपी पे इसको क्रिएट करेंगे? ऋतु कालरा अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट लिख लेंगे। अब देखिए न्यूज भी किस सेक्शन से आ रही है? न्यूज अपॉइंटमेंट से है, ऋतु कालरा जी, है ना, ऋतु कालरा, फाइनेंस एंड सीएफओ, फाइनेंस एंड सीएफओ। कहां पर डियर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ, ठीक है डियर, फाइनेंस एंड सीएफओ। 1 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इज हमने क्या देखा? हार्वर्ड वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ, ऋतु कालरा। नेम क्या है? ऋतु कालरा। तो हमें ऋतु कालरा जी का नेम ध्यान रखना है फाइनली, ठीक है। अब देखिए अपॉइंटमेंट है किसका? ऋतु कालरा जी का, वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में है, कहां पर है? हार्वर्ड में है, ठीक है, फाइनेंस एंड सीएफओ के पद पर है, ठीक है। सेम वही चीज आपको थ्योरी के पार्ट पे भी लिखी हुई मिलेगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। देखिए क्या लिखा है? ऋतु कालरा अ सीजन्ड लीडर इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। भाई ये सारी फाइनेंस एंड सीएफओ की हम बात करें तो फाइनली क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है डियर। हैज बीन नेम्ड द यूनिवर्सिटीज वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ स्टैंड्स फॉर, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आई होप इतना क्लियर होगा। तो फटाफट से आप जो ये फिगर बना है इसी तरह से अपनी कॉपी में बना लेंगे, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में बना सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत बेटर रहेगा अगर साथ में ही आप क्या करते चलें, फिगर को क्रिएट करते चलें, है ना, एक्टिव मोड में बिल्कुल सेशन को देखते रहें, है ना, और फिगर बनाते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो ये अपॉइंटमेंट के सेक्शन से न्यूज आ रही है। ऋतु कालरा अपॉइंटेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट है फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ के लिए। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। कालरा करेंटली सर्व्स हार्वर्ड्स असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजरी एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स एडवाइजर। तो डियर करेंटली अगर हम बात करें तो हार्वर्ड, हार्वर्ड नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजरी एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स एडवाइजर हैं ये, कहां पर? एज अ असिस्टेंट के पद पर, ठीक है डियर, सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है डियर। आई होप ये भी पॉइंट आप अपने फर्स्ट स्लाइड पे ही कनेक्ट कर लेंगे, जो मैंने फर्स्टली फिगर बनाया, ठीक है, फर्स्टली फिगर बनाया तो इतना क्लियर होगा आपको, आई होप, है ना। फर्स्ट न्यूज हमारी अपॉइंटमेंट से थी। ऋतु कालरा ने वित्त एंड सीएफओ के लिए हार्वर्ड के उपाध्यक्ष का नाम दिया गया है फाइनेंस एंड सीएफओ के लिए, अभी एज अ वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई है,
ठीक है, आई होप क्लियर होगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सीधा सा टू द पॉइंट न्यूज थी आपकी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल यार, कल आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, है ना। आज हम 30th ऑफ जून को हैं, 12th ऑफ जून को बिल्कुल हमें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन आई होप ये स्किप हो गई थी ये फैक्ट, तो आज बिल्कुल हम लेकर आए हैं बिल्कुल डिटेल में। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12th ऑफ जून की अगर हम बात करें, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 12th ऑफ जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे डियर, इसको अगर हम बात करें 12th जून 2002 से इसको मनाना शुरू किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाइनली इसके लिए 2002 से इसको किया। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, फाइनली 2021 में इसको फाइनली अप्रूवल दिया, लेकिन फाइनली ये 2002 से मनाया जा रहा है। इस जो भी डे रहते हैं डियर, आप सभी को पता है डे में इंपॉर्टेंट होती है थीम, कि इसकी क्या थीम रही है। स्लोगन भी बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन स्लोगन उतना एग्जाम का पार्ट नहीं रहते हैं आपके, है ना। कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड डे ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को अगर देखेंगे तो स्लोगन भी कहीं जगह दिया हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्लोगन एक अलग पार्ट होता है, थीम एक अलग पार्ट होती है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12th ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या अवेयरनेस के लिए मनाते हैं, जिससे चाइल्ड लेबर कम हो। अगर डेटा और पॉइंट और फैक्ट्स देखेंगे डियर, तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इस हमारी सदी में अभी भी फाइनली कितना चाइल्ड लेबर है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में, एजुकेशन की उम्र में, शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में फाइनली वो मेहनत कर रहे होते हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। ठीक है डियर, तो हमेशा जो भी आपको मिला है, बहुत कुछ मिला है ना, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड रखिए हमेशा लाइफ में, कि मेरे पास जो है, जो मेरा था, जो आपका है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता, लेकिन केवल एक पर्सन है जो आपको वो दे सकता है ना। देखिए ऐसे ही क्या होगा, कितनी अच्छा पॉइंट आया कि जो आपका है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, जो आपका है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, और जो आपके पास नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता। किसके अलावा, केवल और केवल आपके सिवा। जो आपके पास नहीं है वो आपको अगर कोई दे सकता है, तो वो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं जो आप अपने आप को दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है डियर, आई होप समझ रहे होंगे मैं किस सेंस में कह रहा हूं, बिल्कुल, है ना। तो डियर कितना एक वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आज की डेट में भी, है ना। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो सबसे पहले तो भाई फिगर आ जाएगा। फिगर हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, देखते हैं फटाफट से। ओहो, 1 सेकेंड इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ट्वेल्थ जून। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12th ऑफ जून। डियर अगर हम बात करें, इसको स्टार्टिंग जो इस ईयर की मनाने की थी वो कब से की गई थी, 2002 से। ठीक है, 2002 से इसको मनाना शुरू किया गया था, और आपको मैंने पहले ही बताया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाना शुरू किया गया था। आईएलओ का फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में हेडक्वार्टर बता देंगे, जिससे आसानी से हम लोग स्टैटिक फैक्ट को कनेक्ट कर सकें। आईएलओ, ठीक है, जो भी स्टैटिक पॉइंट आएंगे ये आपका होमवर्क है, आप उसमें ऐड करते चलेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आईएलओ की बात हो रही है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12th ऑफ जून को हम अवेयरनेस के लिए इसको मनाते हैं। ठीक है, फिर 12th जून ये 2002 से हम मनाते चले आ रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र, देखिए देखते हैं क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हैज बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 12th जून। दिस सिग्निफिकेंट डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। एंड ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस मेंबर, यूनाइटेड नेशंस मेंबर, वो फाइनली यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज हैव सिंस बीन कॉमेमोरेटिंग इट, वो तब से कंटिन्यू इस डे को क्या करते चले आ रहे हैं, मनाते चले आ रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जाते हैं,
है ना, ऐसे बच्चों को वहां से बचाने की कोशिश की जाती है जिससे वो एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, थीम देख लेते हैं। डियर, अगर हम बात करें वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये इस बार की थीम है, विल बी द प्राइमरी थीम है ऑफ 2023 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। कई बार क्या होता है डियर, थीम में देखिए कंफ्यूजन क्या रहते हैं, कई बार होता है कोई थीम पहले से डिसाइडेड होती है ना। अब जैसे 2024 आएगा तो फाइनल अभी 2023 के जब ये कैंपेन होगा और फाइनली ये डे सेलिब्रेट हुआ, अवेयरनेस के लिए बनाए गए कैंपेन वगैरह चले, तो अगले ईयर का थीम क्या कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, पहले से प्री डिफाइन हो जाती है कि भाई नेक्स्ट ईयर की थीम हमारी ये रहने वाली है। लेकिन फिर जब तक नेक्स्ट ईयर आता है तब तक वहां हम पहुंचते हैं तो होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि वो थीम चेंज भी कर दी जाती है, लेकिन हम प्राइमरीली देख रहे होते हैं कि भाई ये थीम बोली गई थी, ये थीम बोली गई थी, वही थीम ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, है ना, जिस भी तरह से देखा जाए तो इस तरह की भी चीजें निकल कर आती हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है इस बार की थीम क्या रही है, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब यहां से देखिए क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट होगा। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे अभी हमने कब मनाया, किस डेट को, 12 ऑफ जून, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसकी थीम क्या है, तो वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये थीम हो गई। फिर होगा कि भाई इसको कब से मनाना हमने शुरू किया, 2002 से मनाना शुरू किया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इसको मनाने की बात की थी, अवेयरनेस के लिए इसको शुरू किया था, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको शुरू किया था। ठीक है, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो जो फिगर है हमारा वहीं पर हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, है ना, यहां पर हम इसकी थीम यहीं पर कनेक्ट कर लेंगे, थीम वीक ऑफ अगेंस्ट वीक ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, वीक ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है डियर, तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे पॉइंट्स आई होप कनेक्ट हो गए होंगे। ठीक है डियर, वीक ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। डियर, वीक ऑफ एक्शन भी है, एक वर्ड देखिए स्किप हो गया है, वीक ऑफ एक्शन, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ए फॉर एक्शन, ए फॉर अगेंस्ट। ठीक है, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है डियर, इतना क्लियर है सभी को। चलिए देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट बोल रहे हैं क्या। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की बात करें 2002 में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में नामित है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने, अगर हम बात करें 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, है ना। लेकिन ये डे हमारा 2002 से ही कंटिन्यू सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इसको अप्रूवल दिया गया, जो इसको इरेडिकेट किया गया फाइनली, है ना, इंटरनेशनल ईयर के रूप में, तो फाइनली वो सिग्निफिकेंस इसको 2021 में यूनाइटेड नेशन से मिला था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अगर यूनाइटेड नेशन के रिकॉग्निशन या सिग्निफिकेंस की बात की गई है तो फिर आप 2021 ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बात की गई है कब से हम इसको एग्जिस्टेंस में आया, कब से इसकी बात शुरू हुई, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया, फाइनली ये 2002 से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है डियर, आई होप इतना आपको क्लियर होगा, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो रही है, और यहाँ पर डियर जो अब मैं आपको बताऊं, जो ये न्यूज है पूरा मैं बता देता हूं, फिर हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट यहाँ पर बात किया गया है। बिल्कुल डियर, अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती हैं फाइनली, है ना। और अगर हम बात करें तो फाइनली ये राज्य की गवर्नर थी, बताइए किस राज्य की गवर्नर थी ये राष्ट्रपति से पहले फाइनली, है ना। और ये आजाद भारत में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति है, हमारी सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है ना, आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती है फाइनली। यहाँ पर जो इन्होंने शुरू किया है एक, ये जो इस न्यूज में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रपति भवन में ही यार ऐसा कैंपेन, ऐसा एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ऐसा कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक समिट की जा रही है, जिसमें आदिवासी जनजातीय से बिलोंग करने वाले लोगों को इनवाइट किया है। और किसने किया है, बिल्कुल हम बात करें तो फर्स्ट सिटीजन के रूप में जिनको देखते हैं, राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल उनको इनवाइट किया है, इनविटेशन दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम बात करें वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को इन्होंने राष्ट्रपति भवन में क्या किया है, इनवाइट किया है, और वहां पर इनको क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। अवेयरनेस के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है, पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन इसमें लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में एक आपका, है ना,
राष्ट्रपति भवन में फाइनली इनको क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखते क्या लिखा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू ग्रेस पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। डियर अगर हम बात करें इसकी तो शॉर्ट में भी इसे हम बोल देते हैं पीवीटीजी, पीवीटीजी, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप समिट एट राष्ट्रपति भवन। कहां पर हो रहा है, राष्ट्रपति भवन में। देखते हैं पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है डियर। चलिए सबसे पहले भाई यहां पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पीवीटीजी, जैसा मैंने अभी आपको बताया फुल फॉर्म, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स समिट इन द स्पोर्ट ग्राउंड, राष्ट्रपति भवन के स्पोर्ट ग्राउंड में, राष्ट्रपति भवन के स्पोर्ट्स ग्राउंड में, राष्ट्रपति भवन स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है, पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। और फाइनली देखिए डेट की क्या बात हो रही है भाई, आज हम 13th ऑफ जून में है और ये बात हो रही है किसकी, टुडे, यानी कल की न्यूज है, तो इस वजह से टुडे यहाँ पर यूज हुआ है। आप समझ सकते हैं ना, टुडे नहीं मतलब 12th ऑफ जून, यानी कल की न्यूज है, तभी तो आज डिस्कस हो रही है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 12 जून को यानी 12 जून को राष्ट्रपति भवन के खेल मैदान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। बिल्कुल यार, इनके लिए एक समिट रखी गई है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और ये समिट का मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको अवेयर करना, इनको जागरूक करना, इनको इनके अधिकारों के बारे में बताना, है ना। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, देखते हैं और क्या पॉइंट है जो यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखें, राष्ट्रपति ने 75 पीवीटीजी के सदस्यों को उनके साथ व्यापक बातचीत करने, समझ रहे हैं आप, व्यापक बातचीत करने और उन्हें जनजातीय मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन आने के लिए आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है ना। क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है, इनवाइटेड द मेंबर ऑफ 75 पीवीटीजीज, ठीक है ना यार, बिल्कुल हम लोग इसी फिगर में वहां पे कनेक्ट कर लेंगे, इनवाइटेड 75 पीवीटीजी ग्रुप्स, ठीक है, पीवीटीजी ग्रुप्स, ठीक है डियर, पीवीटीजी मेंबर्स आ जाएंगे आपके फाइनल, ठीक है, क्लियर है इतना आपको। विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में, विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में, वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए कुछ और पॉइंट ऐड करते हैं, क्या पॉइंट है और देखते हैं। अ गाइडेड टूर अराउंड द अमृत उद्यान एंड द राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान एंड द राष्ट्रपति भवन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पीवीटीजी मेंबर्स, जो है रहेंगे आपके पीवीटीजी सदस्यों के लिए अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन के चारों ओर एक निर्देशित दौरे का आयोजन किया गया है, चारों ओर एक निर्देशित दौरे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी की हम बात करें, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह शरुता और विश्वेश्वर टुडू भी मौजूद रहेंगे, विश्वेश्वर टुडू भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। अगर हम अर्जुन मुंडा की बात करें तो आप सभी जानते हैं मिनिस्टर ऑफ यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, यूनियन ट्राइबल अफेयर, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, ठीक है, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स, इन दोनों लोगों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो रेणुका सिंह सरोता, रेणुका सिंह सरुता, हाँ, रेणुका सिंह और फिर हैं आपके विश्वेश्वर टुडू,
विश्वेश्वर टुडू। ठीक है डियर, दोनों मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना ट्राइबल अफेयर्स के, रेणुका सिंह सरौता और विश्वेश्वर टुडू मौजूद रहे। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हम बात करें, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी यहां पर रहेंगे, है ना। यहां पर अमृत उद्यान एंड द राष्ट्रपति भवन, है ना, दोनों ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पीबीटीजी के लिए। पीबीटीजी का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर होगा, डन है इतना सभी का, इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है डियर। इससे पहले देख लेते हैं बिल्कुल सेकंड बिल्कुल हम लोगों का सेकंड न्यूज है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू ग्रेस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए समिट रखा गया, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। फाइनल आप इस फिगर से इन चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। अमृत उद्यान एंड राष्ट्रपति भवन को ओपन किया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, पीबीटीजी, इनसे रिलेटेड बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनके लिए अवेयरनेस, उनके इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, वो सारे इनको क्या किए जाएंगे, अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है डियर। और इन्विटेशन ये किसकी तरफ से आया, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से। फाइनल कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, हम लोग इनको अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट डे चलेंगे आगे के दिनों में, तो फाइनली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए कंपाइल करके लाऊंगा, ठीक है। तो आप सेशन में कनेक्ट रहेंगे तो फाइनली आप इससे क्वेश्चंस भी देख पाएंगे, और एसटी में भी देखने को मिलेंगे और एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है डियर। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है फेडरल बैंक से। फेडरल बैंक की बात करें डियर, तो यहां पर क्या है, इन्होंने एक लॉन्च किया है कैंपेन। क्या कैंपेन है, आई एम एडीआर, एडीआर इज मी, आई एम एडीआर, एडीआर इज मी कैंपेन इन चेन्नई। ये चेन्नई में शुरू किया गया है। चेन्नई की एडीआर जो जनजाति, एडीआर जो आपके लोग हैं, एडीआर लोग होते हैं वहां के, उनको सम्मान देने के लिए, उनके लिए एक ये कैंपेन शुरू किया गया है। और डियर ये कैंपेन स्टोरीज, एक संग्रहालय बनाया गया है, वहां पर 40 स्टोरीज को क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है, और वो स्टोरीज यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम एडीआर, एडीआर इज मी अभियान कैंपेन जो है ये चेन्नई में शुरू हुआ है। वहां की लोकल ये कम्युनिटी है, फाइनली इनको सम्मान देने के लिए, इनको पहचान देने के लिए, इनका रेस्पेक्ट करने के लिए, फाइनली इस कम्युनिटी की फाइनली ये शुरू किया गया है, फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया। और ये कहाँ, चेन्नई में शुरू हुआ है ना। डायरेक्टली ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट आपका ये बिल्कुल न्यूज हो रही है, ठीक है डियर। फेडरल बैंक लॉन्च्ड आई एम एडीआर, एडीआर इज मी, आई एम एडीआर, एडीआर इज मी कैंपेन कहां शुरू हुआ, चेन्नई में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है, फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कैसे इस पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं, कनेक्ट करते हैं फेडरल बैंक। तो फर्स्ट इज फेडरल बैंक, क्या कैंपेन था, आई एम एडीआर and ADR is me, I am ADR and ADR is me। कहाँ शुरू हुआ है डियर, चेन्नई में, ठीक है। और ये चेन्नई में शुरू हुआ है, फेडरल बैंक ने शुरू किया है, लॉन्च किया है, लॉन्च्ड कैंपेन, लॉन्च्ड कैंपेन, ठीक है डियर। चलिए तो लोकल म्यूजियम यहां पे तैयार किया है, देखते हैं क्या पॉइंट्स में लिखा हुआ है। द फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन, लॉन्च्ड अ कैंपेन, ठीक है, लॉन्च्ड अ कैंपेन, launched a campaign to celebrate people and their culture by transforming an entire bank branch into a museum of a local stories। यानी यहाँ के लोगों को स्थानीय कहानियों के लिए संग्रहालय में बदलकर लोगों को उनकी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। और ये चेन्नई में शुरू हुआ है, फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अभियान के लिए फेडरल बैंक के अड्यार शाखा को एक जीवित संग्रहालय में बदल दिया गया। अड्यार शाखा भी है, ब्रांच भी है यहाँ पर डियर, उसी को एक जीवित संग्रहालय में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट किया गया है। लिविंग म्यूजियम फॉर द कैंपेन, लिविंग म्यूजियम फॉर द कैंपेन, लिविंग म्यूजियम, लिविंग म्यूजियम फॉर द कैंपेन, ठीक है, लिविंग म्यूजियम फॉर द कैंपेन। क्लियर इतनी बात। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, है ना, न्यूज इतनी है बस, हो गया है ना, कुछ थोड़ा बहुत और आता है, देखते हैं क्या कनेक्ट हो रहे हैं, क्या पॉइंट्स, चलते हैं। देखिए, आई एम एडीआर, एडीआर इज मी कैंपेन हैज handpicked 40 compelling stories of individuals। 40 सम्मोहक कहानियों को यहां पर चुना गया है, 40 स्टोरीज को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। 40 स्टोरीज आपकी यहां पर सेलेक्ट की गई हैं, 40 स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स, 40 स्टोरीज ऑफ
individuals which are showcased in an exclusive exhibition. एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन यहां पर रहेगी एट द एडीआर ब्रांच ऑफ फेडरल बैंक. किस ब्रांच में? एडीआर ब्रांच, एडीआर ब्रांच ऑफ फेडरल बैंक. ठीक है, इतना क्लियर है डियर? बिल्कुल वही पॉइंट है. फिर क्या लिख रहा है? द आई एम एडीआर एनडीआर कैंपेन इज अ इनोवेटिव इनिशिएटिव है. इनोवेटिव इनिशिएटिव है, अपनी तरह का, पहली तरह का इस तरह का इनिशिएटिव है. इनोवेटिव इनिशिएटिव बाय फेडरल बैंक टू ऑनर एंड रिकॉग्नाइज द एडीआर कम्युनिटी. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एडीआर कम्युनिटी को ऑनर करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता देने के लिए फाइनली ये फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है. और अपनी तरह का ये बिल्कुल नया इनिशिएटिव है ना, बिल्कुल नया इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव है फाइनली. ठीक है डियर, तो ये चेन्नई में शुरू हुआ है, फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है. आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे पॉइंट को. डन है इतना? चलिए देख लेते हैं फेडरल बैंक के कुछ स्टैटिक पॉइंट. स्टैटिक पॉइंट में अगर हम देखें डियर, आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत स्लो हूं क्या, है ना, बहुत स्लो है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन ठीक है चलते हैं. ठीक है, फेडरल बैंक की अगर हम बात करें डियर, तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर. एस्टैब्लिश्ड की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट डियर 23 अप्रैल 1931 नेडुमपुरम में किया गया था. नेडुमपुरम में किया गया था. फाइनली हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कोच्चि के अलुवा में है, केरला, केरला का कोच्चि के अलुवा में लोकल प्लेस का नाम है. फाउंडर की बात करें तो केपी हॉर्मिस है, केपी हॉर्मिस है. सीईओ की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन है, श्याम श्रीनिवासन है. ये कुछ स्टैटिक फैक्ट आपके फाइनली किसके? फेडरल बैंक के हो जाएंगे. ठीक है डियर, फेडरल बैंक के ये कुछ फैक्ट आपके हो जाएंगे. इतना क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके न्यूज की तरफ. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो डियर, ये अपने आप में बिल्कुल नई न्यूज है. क्या है मैं देखिए शॉर्ट में आपको बताता हूं, फिर हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट कनेक्ट होते हैं. डियर 51 बनियान ट्रीज जो हैं, 51 जो बनियान ट्रीज हैं, इन ट्रीज को क्या किया गया है? पुनर्जीवित किया गया है. कितने ट्रीज को? 51 बनियान ट्री को पुनर्जीवित किया गया है. कैसे पुनर्जीवित किया गया? एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा था, नेशनल हाईवे बनाया जा रहा था, पैथन नेशनल हाईवे 752E, जो शायद आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. ये पैथन नेशनल हाईवे जो बनाया जा रहा था फाइनली, तो इस हाईवे में 51 बनियान ट्री क्या हो रहे थे, इसका विस्तार हो रहा था फाइनली. तो वो उसकी जद में आ रहे थे फाइनली, उनको हटाना था. उनको बिना वहां से हटाए फाइनली हाईवे का निर्माण करना ये पॉसिबल नहीं था. तो नितिन गडकरी जी, जैसा कि आप सभी को पता है, श्री नितिन गडकरी जी की हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है. फाइनली इन्होंने इस चीज को देखा, फाइनल कहा कि 51 बिल्कुल यार, अगर आज के टाइम पे बात करें तो वृक्षारोपण या क्लाइमेट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कितना जरूरी है आज हमें इसका एहसास होता है. फाइनली जो चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, चीजों पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो हाथ से चीजें बाहर हो जाएंगी, और बाहर हो ही चुकी हैं बिल्कुल. ठीक है, तो यहां पर डियर ये अपनी तरह का पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको पुनर्जीवित किया गया, यानी इनको काटा नहीं गया फाइनली, है ना. इनको क्या किया गया? वहां से 51 लेकर दूसरी जगह पर इनको क्या कर दिया गया? पुनर्जीवित किया गया. पुनर्जीवित आप समझ रहे होंगे, यानी बिल्कुल इनको इनकी रूट से इनको वहां से निकालकर दूसरी जगह प्रतिस्थापित किया गया, पुनर्जीवित किया गया, है ना, प्रत्यारोपण किया गया, यानी फिर से इनको क्या कर दिया गया? आपका ट्रांसप्लांटेशन हो गया इनका, है ना, ट्रांसप्लांटेशन हो गया. छोटे पौधे नहीं लगाए गए, यही पौधे आपके ट्रांसप्लांटेशन कर दिए गए. 51 बनियान ट्री, तो अपने आप में ये पहला इस तरह का केस है. और ये पैठण राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारा, ये 752E से यहां से हटाए गए, और फाइनली ये आपके अगर हम बात करें संभाजी नगर में, ये इनको क्या किया गया? छत्रपति महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर राजमार्ग के बरगद के पेड़ों को प्रत्यारोपण और निरीक्षण किया गया. तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज बन रही है पूरी तरीके से. जो था पॉइंट मैंने आपको बताया. अब क्वेश्चन क्या बनेंगे? सेजल पासी में यहाँ पर आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है, बांध है, फाइनली वहीं पर इनको क्या किया गया? जैसे वहां पर इनको पानी भी आसानी से मिल पाए, और ये क्या हो जाए? ट्रांसप्लांट हो जाए, और फाइनली फिर से हरे भरे हो सके. ठीक है, तो श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से पैठण राष्ट्रीय राजमार्ग 752E में बरगद के पेड़ों का 51 बरगद के पेड़ों का प्रत्यारोपण का निरीक्षण किया है. फाइनली आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं, जैसे इस तरह से आपका पुनर्जीवित किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, फाइनली उस तरह से यहाँ पर किया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा ऐसा किया गया है. और फाइनली ये अभी हाल ही में इनको क्या किया गया? ट्रांसप्लांटेशन किया गया. तो फाइनली ये न्यूज में आ गया. ये पहले ही जब ये हाईवे बन रहा था फाइनली डिसाइड हो चुका था कि इनको भाई हमें क्या करना है, तो फाइनली ये प्रत्यारोपण अब कर दिया गया है. ठीक है डियर, चलिए तो फाइनल कैसे कनेक्ट करेंगे? तो नितिन गडकरी
51 बनियान ट्री, 51 बनियान ट्रीज, ठीक है। और ये फाइनली कहां? छत्रपति संभाजी नगर में, छत्रपति छत्रपति संभाजी नगर में। और ये कहां? महाराष्ट्र में है, ये तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र। कौन सा हाईवे था भाई? पैथन नेशनल हाईवे 752E। अलॉन्ग विद एमएलए की हम बात करें तो यहां पर एमएलए आपके हैं श्री संदीपन भुमरी एंड एक्टर श्री सायाजी शिंदे। संदीपन भुमरे और सायाजी शिंदे के साथ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से पैथन राष्ट्रीय राजमार्ग 752E तक 51 बरगद के पेड़ों का प्रत्यारोपण का निरीक्षण किया गया। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। 51 बनियान ट्रीज का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ना? ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है डियर। 51 पेड़ पुनर्स्थापित और प्रत्यारोपित किए गए हैं। यह अपनी तरह का पहला इस तरह का केस निकल कर आया है जहां पर ट्रांसप्लांटेशन किया गया। विशाल वृक्षों को बिना काटे किसी अन्य स्थान पर रोपित करके पुनर्जीवित करने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पैठन देवभूमि का चयन जायकवाड़ी बांध के कारण भूजल स्तर अच्छा होने के कारण यह किया गया कि जायकवाड़ी यहां पर ये पुनर्जीवित हो सके, इनको बहुत परेशानी ना हो, ठीक है डियर। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अपने आप में टफ टास्क है। सीधा काट देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज को पुनर्जीवित करना उतना ही टफ होता है। आई होप आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ये अपनी तरह का पहला इस तरह का केस निकल कर आया है कि ये इस बार किया गया है, ठीक है डियर। तो बिल्कुल आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आपको आप समझ पा रहे होंगे। नितिन गडकरी साहब ने किया है ये, है ना। हाईवे का नाम ध्यान रखना है। गायकवाड़ी बांध के कारण भूजल स्तर अच्छा होने के कारण ऐसा किया गया है कि संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में इनको क्या किया गया है? ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। जायकवाड़ी बांध के कारण यहाँ पर किया गया है, ठीक है डियर। क्लियर? इतनी न्यूज क्लियर होगी आई होप आपको ये न्यूज। चलिए चलते हैं इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले डियर। तो आ रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बसेस में, ट्रक्स में एयर प्यूरिफायर्स इन कोलकाता टू फाइट पॉल्यूशन। प्रदूषण से एक लड़ने के लिए, प्रदूषण से मुक्ति के लिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए बसों में एक एयर प्यूरिफायर लगाया गया। एक इंटरनली कि बस के अंदर का जो एयर है वो प्योर हो, और एक आउटर मतलब बस के आसपास ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, और फाइनली ये एयर को क्या करेगा? प्योर करेगा। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए कोलकाता में एयर प्यूरिफायर वाली बसें क्या की हैं? शुरू की हैं। एयर प्यूरिफायर वाली बसें क्या की हैं? शुरू की हैं, ठीक है। चलिए कनेक्ट करते हैं। एयर प्यूरिफायर्स इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एयर प्यूरिफायर्स buses in कोलकाता, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। लॉन्च्ड बसेस, ठीक है। एयर प्यूरिफायर्स बसेस इन कोलकाता, ठीक है डियर। अगर हम बात करें, बिल्कुल वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, कोलकाता में इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? रिड्यूस करने के लिए। क्या? पॉल्यूशन, रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है डियर। इसको नाम दिया गया है सुधा वायु। नाम क्या दिया गया है? सुधा वायु,
ठीक है, विजिबल नहीं होगा। सुधा वायु, सुधा वायु का नाम दिया गया है। ठीक है डियर, किसका नाम दिया गया भाई? सुधा वायु का नाम दिया गया है, सुधा वायु। ठीक है, चलिए यहां पर देखो एक एब्रीविएशन निकल कर आ रहा है, BRMAPS। जैसा आपको बताया था कि अंदर कैसे पॉल्यूट करेगा, कैसे एयर को प्यूरिफायर करेगा, तो डियर बोला गया है ना, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है डियर, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए कोलकाता में एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। बस रूफ माउंटेड प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जिसका सुधा वायु देश में अपनी तरह का ये पहला है, ये अपनी तरह का पहला है, फर्स्ट एवर है ऐसा। ठीक है, सुधा वायु, सुधा वायु ध्यान रखना है क्या है, किससे रिलेटेड है? BRMAPS, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। आई होप जितना भी पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं डियर, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कनेक्ट कर रहे हैं, अगर नोट करते चल रहे हैं तो बिल्कुल नोट करते चलिए। ठीक है डियर, क्लियर है इतना? बिल्कुल, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स बन रहे हैं तो देख लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, डियर पायलट प्रोजेक्ट में भी चल रहा है कोलैबोरेशन विद द IIT दिल्ली, IIT दिल्ली के साइंटिस्टों के साथ सहयोग से ये पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है डियर, तो यहां पर हम देखो फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, पायलट प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल IIT दिल्ली के छात्रों के द्वारा ये हेल्प की जा रही है, IIT दिल्ली के सहयोग से, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। और कैसा प्रोजेक्ट है ये? पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है डियर, पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अभी ये किसमें चल रहा है, अभी ये अपने पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च कर दिया है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी इसका देखा जा रहा है क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है ना, फिर पूरी तरीके से फुल फ्लोड में इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट मतलब उसको चेकिंग के लिए हम लोग लॉन्च कर देते हैं, देख रहे होते हैं क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, है ना। जब वो अपने किसके मोड में होता है, एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन के मोड में होता है, फाइनली चेकिंग के मोड में होता है तब उसे हम पायलट प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है डियर, चलिए और क्या पॉइंट निकल रहे हैं भाई? IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। द बसेस हैव आल्सो बीन फिटेड विद अ बस इनसाइड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। यानी देखो एक तो फुल फॉर्म अभी लास्ट इज हमने देखा था, BIAPS स्टैंड्स फॉर क्या है? बस के इनसाइड ही ये लगाया जाएगा, बस इनसाइड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, बस इनसाइड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। लास्ट इज अभी हम देखें स्लाइड में क्या था, BRMAPS, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है डियर, तो यहां पर निकल कर आएगा BRMPS। ठीक है, BRMAPS, बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ये दोनों आपके एब्रिविएशंस निकल कर आ रहे हैं। एक बार आपने डिस्कस कर लिया, लिख लिया या नोट डाउन कर लिया तो फाइनली आप ये भूलेंगे नहीं। तो वेस्ट बंगाल है जिसने बसों में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, किसके सहयोग से चल रहा है? IIT दिल्ली के सहयोग से इसको पायलट प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो डियर आज ये न्यूज हमारी यहीं तक, बिल्कुल आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल आ रही है मिस वर्ल्ड राइन 23। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड राइन 23 जो है डियर, ये इंडिया में हेल्ड होने का अप्रूवल फाइनली इसे मिला है। अगर हम बात करें 27 ईयर
आफ्टर 27 ईयर बाद ये मौका मिल रहा है, यानी 1996 का जो मिस वर्ल्ड था वो आई होप आपका इंडिया में हुआ था, इंडिया में हेल्ड हुआ था, और भारत 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता होने जा रही है। और अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें डियर, तो जो मिस वर्ल्ड हैं जो कि इंडिया की से निकल कर आई फाइनली, उनको भी हम लोग देखेंगे। और अगर बात करें ये कौन डिसाइड करता है, तो डियर यूएई के द्वारा ये डिसाइड किया गया है फाइनली, अभी लेटेस्ट कुछ दिनों पहले फाइनली। तो ये हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रेग्नेंट टू बी हेल्ड इन इंडिया आफ्टर 27 ईयर। ठीक है डियर, तो कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, सीधा सा, मिस वर्ल्ड 2023 held in India, held in India after 27 year, after 27 ईयर। किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? यूएई के द्वारा ये डिसाइड किया गया है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के द्वारा डिसाइड किया गया है। ठीक है डियर, बिल्कुल देखिए यहां पर भाई लिखा है 4 months आफ्टर अनाउंसिंग द यूएई वुड होस्ट मिस वर्ल्ड 2023 ऑर्गेनाइजर्स द लॉन्ग रनिंग ब्यूटी कंपटीशन है, हैविंग फाइनलाइज्ड इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर द प्रेग्नेंट। होस्ट कंट्री आपका कौन होगा? होस्ट कंट्री इंडिया होगा, होस्ट कंट्री। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। हम देखें कि नेक्स्ट क्या पॉइंट निकल कर यहां से आने वाले हैं। यूएई द्वारा मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने की घोषणा के 4 महीने बाद लंबे समय से चल रही सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजकों ने प्रतियोगिता के लिए मेजबान देश के रूप में भारत को अंतिम रूप दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट देखिए, मिस वर्ल्ड का 71वां संस्करण है, इस साल नवंबर में भारत में होने की उम्मीद है। तो डियर कौन सा संस्करण है यहां पर ऐड कर लेंगे भाई, है ना। 71वां संस्करण है, 71st एडिशन, 71st एडिशन, ये भी एडिशनल फैक्ट है। और फाइनली नवंबर 2023 नवंबर, ठीक है डियर। चलिए और पॉइंट देखते हैं क्या है, कोई भी पॉइंट मिलता जाएगा इसी फिगर में कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, मुझे तो स्लाइड चेंज करनी पड़ती है, आपको तो पेपर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया हैज होस्टेड द मिस वर्ल्ड प्रेग्नेंट बिफोर 1996 इन बेंगलुरु वेयर ग्रीस आयरन एरिना स्क्लीवा वॉन द टाइटल। अगर हम बात करें डियर, जब ये 1996, जैसे अभी मैंने ईयर बोला कि इससे पहले 1996 में जो मिस वर्ल्ड था, वो मिस वर्ल्ड 1996 का जो था, 1 सेकेंड, मिस वर्ल्ड 1996 का जो था, जो इंडिया में बेंगलुरु में अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ओ बेंगलोर में ऑर्गेनाइज हुआ था। यहां पर ग्रीस की कौन जीता था भाई? एरेनी स्क्लीवा, एरेनी स्क्लीवा यहां पे विन हुई थी, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करती थी? ग्रीस से। ठीक है, ग्रीस से बिलोंग करती थी एलेना स्क्लीवा, ये इन्होंने वॉन किया था, इन्होंने ये टाइटल वॉन किया था। ठीक है, एरेनी स्क्लीवा। मिस वर्ल्ड 1996 कहां हेल्ड हुआ था? होस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया। तो आफ्टर 27 ईयर फिर से ये इंडिया में होने वाला है, यूएई के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है डियर, 71st एडिशन है। आई होप सारे पॉइंट आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट इज अगर हम देख ले तो इंडिया हैज वॉन द प्रेस्टिजियस टाइटल 6 टाइम इंडिया ने ये टाइटल विन किया है, 6 टाइम ये टाइटल विन किया है। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं। सबसे पहला जो टाइटल इंडिया के लिए लेकर आई थी वो रीता फारिया थी। रीता फारिया। ये इस तरह के जो पॉइंट हैं डियर, ये डायरेक्टली हमारे जो एग्जाम्स होते हैं फाइनली डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, स्टैटिक के फैक्ट का पॉइंट बन जाता है, न्यूज में रहा होता है तो फाइनली पूछते बताइए इंडिया के लिए सबसे पहले मिस वर्ल्ड खिताब कौन लेकर आया। फाइनली इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, है ना, स्टेट लेवल एग्जाम्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये पूछ दिए जाते हैं। बैंकों में थोड़ा सा करंट रहता है, बैंक्स के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम्स में थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं इनके पूछे जाने के, क्योंकि करंट का सिनेरियो से ही क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। तो ये 1966 में डियर
विन किया था रीता फारिया ने। इसके बाद हम बात करें तो ऐश्वर्या राय जी लेकर आई थी। ऐश्वर्या राय, जैसा कि आप सभी को पता है, ऐश्वर्या राय इन्होंने विन किया था 1994 में। फिर हम बात करें ऐश्वर्या राय के बाद डायना हेडन। डायना हेडन 1997, ठीक है डियर। फोर्थ इज अगर हम बात करें तो फिर आती हैं युक्ता मुखी। युक्ता मुखी, तो बिल्कुल इसी वजह से ये स्टैटिक फैक्ट लाया हूं, पॉइंट लाया हूं आपके लिए, जिससे आप बिल्कुल फाइनली ध्यान रख सकें। युक्ता मुखी, तो 6 नेम ही तो याद रखने हैं केवल, बस, ठीक है। फिर 5th नंबर पे आपकी प्रियंका चोपड़ा जी आ जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा 2000। फिर इसके बाद हम बात करें मानुषी छिल्लर, जो कि अभी आपके अप्रॉक्स 6 इयर्स पहले, मानुषी छिल्लर 2017, ठीक है डियर। ये आपके हैं रीता फारिया 1966। ऐश्वर्या राय की बात करें 1994 में, डायना हेडन बात करें 1997 है, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है भाई कनेक्ट कर लीजिए, और कनेक्ट करने के बाद फाइनली इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल न्यूज में रहता है तो फाइनली डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी छिल्लर, ठीक है डियर। चलिए, भारत ने 6 बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है, 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल बिम्स्टेक की बात हो रही है डियर। बिम्स्टेक सेंटर फॉर एनर्जी कोऑपरेशन विल बी इनॉग्रेटेड इन इंडिया, ठीक है। बिम्स्टेक की बात हो रही है। बिम्स्टेक सेंटर फॉर एनर्जी कोऑपरेशन विल बी इनॉग्रेटेड इन इंडिया। डियर, ये इनॉग्रेट किया गया अभी हाल ही में। बिम्स्टेक जो सेंटर है, एक सेंटर बनाया जा रहा है एनर्जी के लिए, और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो कहां बनेगा? वो आपका इंडिया में बनेगा। वो आपका इंडिया में क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा फाइनली, ठीक है। तो बिम्स्टेक सेंटर फॉर एनर्जी कोऑपरेशन विल बी इनॉग्रेटेड इन इंडिया। ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं, कनेक्ट करते हैं कैसे पॉइंट्स होंगे। बिल्कुल देखें, अगर हम बात करें बिम्स्टेक के मेंबर्स की डियर, तो फाइनली 8 कंट्रीज यहां पर निकल कर आते हैं, जो कि सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं फाइनली, है ना। एक एक करके हम सारे कंट्रीज को देखेंगे फाइनली। आपको देखिए डेलीगेंट्स अगर पता करने मेंबर्स का, तो फाइनली क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 कंट्रीज टोटल आपके बे ऑफ बंगाल जो आपका निकल कर आता है, बिल्कुल, तो ठीक है, 8 कंट्रीज यहाँ पर मेंबर्स। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करेंगे। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक बिम्स्टेक इंडिया में क्या बनेगा डियर? एनर्जी सेंटर, एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर का जो सेक्रेटरिएट होगा वो यहां पर बनेगा, सेक्रेटरिएट फॉर बिम्स्टेक एनर्जी कोऑपरेशन विल बी फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन इंडिया, ठीक है। इनॉग्रेट हुआ है, इनॉग्रेटेड, ठीक है डियर। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। बिल्कुल, बिम्स्टेक के लिए एनर्जी सेंटर के रूप में इंडिया में एक सेक्रेटरिएट क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है इन इंडिया। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र, जो बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, का औपचारिक रूप से भारत में उद्घाटन किया गया है, ठीक है डियर। चलिए और देखते हैं क्या पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। बिल्कुल डियर, अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की बात हो रही है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की बात हो रही है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बिल्कुल, न्यूक्लियर एंड अदर, नेचुरल गैस, कोल, रिन्यूएबल विंड्स, है ना, ट्रांसमिशन, ठीक है। और बिम्स्टेक की बात करें तो बिल्कुल ये लोगो है बिम्स्टेक का, ये बिम्स्टेक का लोगो है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, 1 सेकेंड, हम लोग यहीं पर देखिए फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। बे ऑफ बंगाल initiative, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral, technical and economic cooperation
ये इसका एब्रिविएशन फुल फॉर्म हो जाता है बिम्स्टेक का। बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है डियर, किसकी बात हो रही है भाई? बे ऑफ बंगाल। फिर इनिशिएटिव लिया जाता है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो यहां पे देखिए 5 पिलर्स आ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फाइनली इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और फाइनली ध्यान रख सकते हैं इन एक एनर्जी सेंटर हाल ही में बनाया जा रहा है, बनाया गया है और फाइनली इसे इनॉग्रेट कहां पर, इसकी शुरुआत कहां पर, इंडिया में होगी। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। आ जाते हैं बिम्स्टेक की बात करें डियर, तो इसका जो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो डियर सेक्रेटरिएट होता है इसका, सेक्रेटरिएट है जो कि कहां पर है, ढाका में। हम आप हेडक्वार्टर भी बोल देते हैं है ना, लेकिन हम सेक्रेटरिएट बोलते हैं। यहां पर बिम्स्टेक का सेक्रेटरिएट कहां पर है, बांग्लादेश के ढाका में है। लेकिन अब जो सेक्रेटरिएट बनने वाला है वो एनर्जी के लिए बनने वाला है, सेव एनर्जी के लिए बनने वाला है ना। जैसा अभी हमने देखा एनर्जी सेंटर बनने वाला है, ये एनर्जी सेंटर का सेक्रेटरिएट कहां बनेगा, इंडिया में। फाइनली कहां पे इनॉग्रेट हुआ है, ये इंडिया में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर की या सेक्रेटरिएट की, तो ये कहां है, बांग्लादेश के ढाका में है, बांग्लादेश के ढाका में है। बिम्स्टेक की बात करें यार, इसकी कब स्थापना हुई, कैसे क्या, तो ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल पर 6 जून 1997, 6 जून 1997 में, 6 जून 1997 में एक डियर बैंकॉक डिक्लेरेशन था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसका क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। BIMSTEC or the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral and Technical and Economic Cooperation was established on 6 June 1997, है ना, with the signing of the Bangkok Declaration। Bangkok Declaration में यहाँ पर कंट्रीज ने यहाँ पर साइन अप किया था। और यार स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो टोटल 8 कंट्रीज हैं, इसकी मेंबर्स कंट्रीज आ जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर केवल और केवल कितनी कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज थी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी, क्या था डियर। अगर हम बात करें तो संस्थापक देशों में अगर स्टार्टिंग में हम बात करें तो केवल 4 कंट्रीज आपकी थी, 5 नहीं, है ना डियर, 4 कंट्रीज थी। आई होप सॉरी। अगर हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश फर्स्ट इज बांग्लादेश, हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया, इंडिया, श्रीलंका, श्रीलंका, एंड 4th कंट्री आपकी आती है थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड आर द फाउंडिंग मेंबर। ये कैसे मेंबर्स थे, ये फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है डियर, ये ध्यान रखना है, फाउंडिंग मेंबर थे। फिर इसके बाद हम बात करें कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही मंथ्स के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन किया था किसने, 5th कंट्री ने, और 5th कंट्री निकल कर आई थी म्यांमार। म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया था, म्यांमार ज्वाइंड अ फ्यू मंथ्स, म्यांमार, म्यांमार ज्वाइन। फिर म्यांमार की ज्वाइन होने के बाद यार अगर हम बात करें आपका, फिर भूटान ने ज्वाइन किया, भूटान ने ज्वाइन किया। ठीक है, भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया। फिर इसके बाद में आपका नेपाल आया, नेपाल ने ज्वाइन किया। ठीक है डियर, तो आई होप जैसा अभी हमने देखा फाइनली सारे मेंबर्स को देखा एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, है ना, तो फर्स्ट इज, ठीक है, सारे मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थायी सचिवालय कहाँ, ढाका के, ये चीज हम देख चुके हैं पहले। हाँ, किस स्लाइड पर थे, 6 जून 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन में एस्टेब्लिश किया गया। फिर आपके ये सारे कंट्रीज आ गए, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड संस्थापक सदस्य हैं, जबकि म्यांमार कुछ महीने बाद आया। फिर भूटान और नेपाल भी आ गए। 6 जून को बिम्स्टेक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 6 जून को डियर बिम्स्टेक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। ईयर आपको पता ही है। ठीक है, बिम्स्टेक डे, बिम्स्टेक
दे। ठीक है डियर, ध्यान रखनी है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। 6 जून 1997। अगर हम बात करें डियर इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी जनरल जो हैं तेंजिन लेखाफिल हैं। तेंजिन लेखाफिल हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो तेंजिन लेखाफिल हैं। ठीक है, ये आपके हैं तेंजिन लेखाफिल। ठीक, ये भूटान से बिलोंग करते हैं डियर। कहां से बिलोंग करते हैं? भूटान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो डियर बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गई ये न्यूज, लेकिन फाइनली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो यहाँ पर कि लॉन्ग न्यूज होने की वजह से कई बार होता है कि कनेक्टिंग में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। तो आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे डियर। ठीक है, एक स्लाइड और है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है आपको? बिल्कुल इतना क्लियर है। देखिए हमने बात क्या की है, एनर्जी सेंटर बनाया जा रहा है इंडिया में, फाइनली इसे इनॉग्रेट किया गया है। लेकिन फिर बिम्स्टेक की भी बात हमें फाइनली पूरी स्टैटिक फैक्ट भी हम लोगों ने यहां पे डिस्कस की है। बिम्स्टेक, इतना करंट की न्यूज केवल इतनी है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है, इनॉग्रेट हुआ है कहां पर? इंडिया में, एनर्जी सेंटर। बस इतना ही न्यूज थी आपकी, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत सारे फैक्ट यहां पर डिस्कस करने थे फाइनली, तो उनको हम लेकर चले फाइनली। इसी वजह से आपका इतना यहां पर ये न्यूज लेंदी हुई है। ढाका, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, चलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन में एस्टेब्लिश हुआ है, 6 जून 1997 में हुआ है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल भी डिस्कस हो गए हैं। चलिए लास्ट एक फिगर आ रहा है फाइनली, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिम्स्टेक स्टैंड्स द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, फुल फॉर्म आ गया। 7 मेंबर्स कंट्रीज हैं। कितनी मेंबर कंट्री हैं भाई? 7 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं सारे के सारे, फाइनली ध्यान रखिएगा 7 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है ना, 7 मेंबर कंट्री है। कौन कौन से? फर्स्ट इज भाई हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इज आपका इंडिया हो गया, है ना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया और आपका थाईलैंड हो गया। 7 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है ना। फिर फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड, पहली समिट जो हुई थी डियर वो कहां हुई थी? इसकी थाईलैंड में हुई थी। फर्स्ट समिट कहां हुई? थाईलैंड में हुई। फर्स्ट समिट थाईलैंड, थाईलैंड। देखिए न्यूज अगर स्टैटिक फैक्ट पे जाएंगे तो फाइनली इसी वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हुआ है। ठीक है, फिर फाउंडेशन फाउंडेड इन थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक, अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 22% इन्हीं कंट्रीज में आता है, क्योंकि इंडिया भाई सबसे आगे लार्जेस्ट आपका। कंबाइंड जीडीपी 2.7 ट्रिलियन, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स ग्रॉस बे एवरी ईयर बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है। 6 फोकस एरियाज कौन कौन से हैं? बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं, किस पर फोकस करते हैं डियर। तो सबसे पहले देखो फोकस किस पे कर रहे हैं? ट्रेड पे, ट्रेड पे फोकस करते हैं। ठीक है, ट्रेड के बाद टेक्नोलॉजी पे। बिल्कुल यार, ये इसी वजह से मैं ऐसा कलेक्ट करके और ढूंढकर आपके लिए लाता हूं, जैसे बहुत सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर सकें, जो आपके लिए आपका कनेक्शन के साथ आप करंट की न्यूज को भी देख पाएं और स्टैटिक फैक्ट भी कवर कर पाएं। ट्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, एनर्जी हो गई, है ना। एनर्जी से रिलेटेड तो अभी करंट में था, इसी वजह से तो न्यूज में था ये। ठीक है, एनर्जी के बाद में हम बात करें ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में टूरिज्म, टूरिज्म एंड लास्ट इज फिशरीज, लास्ट इज फिशरीज। डियर सेशन एंड अप होने पे मेरी एक गुजारिश है फाइनली, बिम्स्टेक की न्यूज आपको कैसी लगी? बिम्स्टेक के सारे पॉइंट और फैक्ट को आप कनेक्ट कर पाए या नहीं, या आपने इसको पसंद किया कि नहीं? बिम्स्टेक का जो भी फैक्ट बेटा में लेकर आया तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है ना, जरूर बताइएगा। न्यूज जरूर लेंदी हुई है, लेकिन फाइनली बहुत सारे फैक्ट्स को मैं कनेक्ट करके लाया हूं, इस वजह से कि बहुत सारे फैक्ट, सारे के सारे फैक्ट आप ध्यान रख पाए, याद रख पाए, और जो भी कोई भी एक ऐसी पॉइंट मिस ना हो स्टैटिक का भी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ये आपके क्या हैं? 6 फोकस एरियाज हैं। 6 फोकस एरियाज हैं किसके? बिम्स्टेक के। क्लियर इतना? चलिए अब इसी के साथ हम लोग फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है। ये नेक्स्ट हम बात करें तो सुनील कुमार जी की बात हो रही है। सुनील कुमार जी ने विन किया है डेकोथलन गोल्ड, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। डेकोथलन, अगर डेकोथलन की बात करें तो डियर यहां पर बहुत सारे आपके इवेंट आ जाते हैं। इवेंट में भैया 100 मीटर रेस, भाला फेंक, जेवलिन थ्रोवर, है ना, डिस्कस थ्रो,
बहुत सारे आते हैं, एक एक करके सारे देखेंगे, है ना। 100 मीटर रेस आ जाती है, 100 इंटू 4 आ जाती है, 400 मीटर की आ जाती है, ठीक है। भाला फेंक आ जाता है, गोला फेंक आ जाता है ना। लंबी कूद आ जाती है, हाई जंप आ जाती है। तो सुनील कुमार ने एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है फाइनली। क्या क्या पॉइंट हो रहे हैं, क्या क्या कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। सुनील कुमार जी का नाम आ रहा है, सुनील कुमार, सुनील कुमार। इन्होंने डियर विन किया है ना। सुनील कुमार ने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या विन किया है भाई? इन्होंने गोल्ड विन किया है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड विन किया है। ठीक है, इन्होंने क्या विन किया है? गोल्ड विन किया है। किसने विन किया है? सुनील कुमार जी ने। ठीक है, सुनील कुमार। सुनील कुमार गोल्ड विन किया है एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, क्लियर है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एशियन U20 सुनील कुमार ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में। कहां पर यह हो रहा है भाई? दक्षिण कोरिया के इंचियोन में। साउथ कोरिया के इंचियोन में। साउथ कोरिया के इंचियोन में हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? सुनील कुमार गोल्ड विन किया है डेकाथलन में, साउथ कोरिया के इंचियोन में। ठीक है डियर, डेकाथलन मैंने नहीं लिखा डियर, इसको भी लिखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए लिख देते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं डेकाथलन। ठीक है ना। कैसे ढूंढ के, है ना, सर्च कर करके पॉइंट ऐड किए जाते हैं, जिससे अब यही फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। बिल्कुल बस यही फिगर है, यही फिगर आपने बना लिया। थ्योरी के पार्ट पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, थ्योरी के पार्ट पे कुछ भी नहीं लिखना है। कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कनेक्टिंग द डॉट्स, ये वर्ड किसने यूज किया था फाइनली, इस पर बहुत डिस्कस किया है। और किसने किया है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। कनेक्टिंग द डॉट्स तुरंत अचानक से आया, तो ऐसे ही हम लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स को। लाइफ बिल्कुल कनेक्टेड रहती है डियर, बिल्कुल कनेक्टेड रहती है। बस ये होता है कि हमें आज दिख नहीं रहा होता, हम आगे का देख नहीं सकते, हम बस ये सोच रहे होते हैं। लेकिन जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखिए। और डियर बिल्कुल आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। क्या मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए कभी कुछ करते हैं? नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। क्या कर सकते हैं भाई? जो भी आप बनना चाहते हैं, कोई तो ऐसा होगा पर्सन जो आज तक वहां पर पहुंच चुका होगा, कोई तो होगा ऐसा पर्सन जो वो कर चुका होगा। तो जो कर चुका है फाइनली, अगर उसने कोई बुक लिखी है, उनके थॉट्स हैं फाइनली, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। या सपोज करिए आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है ना, या आपको बैंकर बनना है ना, आपको किसी गवर्नमेंट, जैसे हम बात करें जीत डोभाल जी की, है ना, किसी IAS ऑफिसर की कोई भी बुक आई हुई है, तो आप उनके बारे में जान सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। या राइटिंग स्किल्स, एक होता है ना कि आपका कर रहे होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है अंदर से, एक होता है ना कि पैशन होता है, पैशन किसी और चीज को होता है। पैशन एंड प्रोफेशन दोनों में डिफरेंस है, या दोनों के डिफरेंस को खत्म करना है। तो समझ पा रहे होंगे, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। देखो यहां पर अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान के नोदिर नोरबॉयल और मखमुदोव समंदर डेकाथलन में गोल्ड मेडल तो सुनील कुमार जी ले गए। अब भैया ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कौन ले जाएगा? सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल कौन ले गया? तो सिल्वर ब्रॉन्ज, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई। सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करें डियर, सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करें तो सिल्वर मेडल जो है उज्बेकिस्तान के हैं नोदिर नॉर्बेव। ठीक है, उज्बेकिस्तान।
फिर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की, तो ब्रॉन्ज मेडल कौन ले गए हैं? मुखमदेव समंदर, मुखमदेव समंदर। भाई नाम थोड़े से प्रोनाउंसिएशन आप समझ सकते हैं, है ना? मुखमदेव समंदर, ये मुखमदेव समंदर, ठीक है, उज्बेकिस्तान के नॉर्दर्न ओबले और मुखमदेव समंदर ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये ब्रॉन्ज मेडल ले गए हैं और ये आपके सिल्वर मेडल ले गए हैं। चलिए ठीक है, आई होप इनको भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अंक भी दिए हुए हैं, अंक आपको याद नहीं रखने डियर। नेक्स्ट आगे चले हम, तो महिलाओं में अगर बात करें तो पूजा महिलाओं की ऊंची कूद में मीटर की छलांग लगा रजत पदक जीता है। भाई पूजा है जिन्होंने रजत पदक जीता है, पूजा ने सिल्वर मेडल विन किया है, सिल्वर मेडल विन किया है। और मीटर की छलांग लगाकर यानी हाई जंप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है पूजा ने, ठीक है। फिर इसके बाद में जबकि बुशरा खान की बात हो रही है, बुशरा खान ने सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल, इन्होंने भी जीता है ना। बुशरा खान ने, इन्होंने भी सिल्वर मेडल आपका विन किया है। इन्होंने किसमें जीता है? महिलाओं की 300 मीटर की दौड़ में, है ना। 3000 मीटर, सॉरी 3000 मीटर, 3000 मीटर की रेस में बुशरा खान, इन्होंने सिल्वर मेडल, पूजा ने भी सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में, पूजा ने हाई जंप में जीता है और बुशरा खान ने आपका 3000 मीटर में जीता है। महिलाओं की 4 गुना 100 यानी 4 into 100 मीटर, 4 into 100 मीटर रिले में भारत ने सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक, यहां पे ब्रॉन्ज मेडल मिला है भाई, ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडिया को, ठीक है डियर। और ये बात किसकी हो रही है भाई? किसकी हो रही है? जो कि हमारे कहां हो रहे हैं? साउथ कोरिया के इंचियोन में हो रहे हैं एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आपको सारे खेल कौन से दिख रहे हैं? एथलेटिक्स ही दिख रहे हैं ना, तो बिल्कुल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है एशियन U20 की। कहां पर हो रही है? साउथ कोरिया के इंचियोन में। सुनील कुमार ने डेकाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता है ना। इसके बाद हम बात करें सिल्वर मेडल, तो सिल्वर मेडल नॉर्वेव ने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल आपका मुखमदेव समंदर ने जीता है। ये नाम बस ध्यान रख सकते हैं, बस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना। इसके बाद हम बात करें इंडिया में, तो पूजा ने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में, बुशरा खान ने सिल्वर मेडल जीता है 3000 मीटर की रेस में, और 4 into 100 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। चलिए देखते हैं एक और पॉइंट। भाई डेकाथलॉन में अगर हम बात करें तो डियर देखिए, डेकाथलॉन में पूरा का पूरा आपके खेल आ रहे हैं भाई। कौन कौन से यहां पर इवेंट आ जाते हैं? इवेंट, खेल नहीं, इवेंट, सॉरी इवेंट। डेकाथलॉन भाई अंडरस्टूड कुछ चीजें होती हैं, कभी कभी अगर ऐसा कुछ हो तो फाइनली आप समझ सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट हुआ होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट हुआ होगा। जैसे मैं खेल बोल रहा हूं, है ना, इवेंट होते हैं डेकाथलॉन में। चलिए देख लेते हैं कुछ इवेंट्स, कैसे कैसे इवेंट्स हैं भाई। इवेंट भाई 100 मीटर, 100 मीटर। सेकंड इज लॉन्ग जंप। थर्ड इज शॉर्ट पुट, है ना। फोर्थ इज हाई जंप। नेक्स्ट इज 400 मीटर आ जाता है, 400 मीटर हो गया। सिक्स्थ इज डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, है ना, डिस्कस थ्रो। फिर डिस्कस थ्रो के बाद आपका आ जाता है 100 मीटर हो गया, 400 हो गया। फिर इसके बाद यार 110 मीटर हर्डल्स, है ना। हर्डल्स में क्या होता है? 100 मीटर में जब दौड़ कर रहे होते हैं, बीच में क्या होते हैं? वो लगे होते हैं ना, बैरियर्स लगे होते हैं, है ना। कहीं पे आपका गड्ढा आ जाता है, कहीं पर आपका बैरियर लगा होता है, बैरिकेड्स लगे होते हैं फाइनली, है ना। तो आपका 700 मीटर हर्डल्स हो गया, 400 हो गया, हाई जंप हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, है ना, डिस्कस थ्रो हो गया, पोल वॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जैवलिन थ्रो नहीं आया है अभी, तो जैवलिन थ्रो आ जाएगा, जैवलिन थ्रो। और लास्ट इज आपका 1500 मीटर रेस आ जाएगी, ठीक है। स्टीपल चेज भी एक होता है। स्टीपल चेज क्या होता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सेशन एंड अप होने पे बता दीजिएगा। स्टीपल चेज भी एक होती है दौड़, स्टीपल चेज क्या आ जाएगा? स्टीपल चेज बता देंगे, स्टीपल चेज क्या है, स्टीपल चेज भी बता देंगे, ठीक है डियर। चलिए
इसी के साथ चले हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए डियर, बिल्कुल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट डे में जो भी हमारे 2 से 3 दिन के क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या उनके आंसर्स होंगे। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। अप्रॉक्स देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले बिल्कुल, समटाइम्स यू स्कोर एंड समटाइम्स यू लर्न, है ना। स्कोर मैटर नहीं करता, मैटर करता ही आपकी लर्निंग, कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। कौन सा देश कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। ऑप्शन है आपके चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया या फिर जापान। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है डियर। चलिए बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कल ही न्यूज में हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी देने की घोषणा की है। पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय या फिर तमिलनाडु। बिल्कुल, पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो डियर हम बात करें 100% सब्सिडी देने की घोषणा, तो ये घोषणा किसने की है, मेघालय ने की है। तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, बिल्कुल, विच ऑर्गेनाइजेशन आर पार्टिसिपेटिंग इन द 53rd डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। दिल्ली में 53वें महानिदेशक स्तर की सीमा समन्वय सम्मेलन में कौन से संगठन भाग ले रहे हैं। बीएसएफ एंड बीजीबी, बीएसएफ एंड सीआईए, बीजीबी एंड सीआईए या फिर बीजीबी एंड आईएसआई। ठीक है, तो फटाफट बताएंगे डियर, अगर हम बात करें बिल्कुल, है ना। तो मेरा तो मन कर रहा है बिल्कुल बता दूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल, ये 53वें महानिदेशक स्तर की सीमा स्तर के समन्वय की बात हुई है, और फाइनली कौन से कंट्री यहां पर आ रहे हैं, फाइनली ये भी आप बता देंगे फाइनल, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा हम राज ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन शायद इस तरह से हमें मिल सकता है ना। तो राज है, ये राज ही रहने देते हैं। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। तो बिल्कुल बीएसएफ एंड बीजीबी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की अगर हम बात करें डियर, बिल्कुल हम लोगों ने जो बात की थी डायरेक्टर जनरल की, तो वो जो डायरेक्टर जनरल थे उनका क्या था, उनका वो लास्ट डे था फाइनली। नितिन अग्रवाल जी अब बीएसएफ के एज अ महानिदेशक के रूप में क्या हो गए, अपॉइंट हो गए, है ना। बिल्कुल कल ही हमने डिस्कस किया, कल ही फाइनली उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि बीएसएफ की ये जो मीटिंग हुई, ये जो फाइनली महानिदेशक स्तर का जो हुआ था, ये उनका क्या था, एक लास्ट उनका ये ओकेजन था, एक समन्वय सम्मेलन जो था, ये आपका उनका लास्ट था, ठीक है। तो नितिन अग्रवाल फाइनली आपके हैं, आई होप नितिन अग्रवाल ही है, अगर मैं थोड़ा सा 98% नितिन अग्रवाल ही है नाम, है ना। नेम में भी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा बिल्कुल 2% का मुझे डाउट है, नितिन अग्रवाल है, ठीक है ना। बिल्कुल हम लोग वो न्यूज बिल्कुल डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट देखेंगे, बिल्कुल अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट डज द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय मेघालय इंटेल फॉर फार्मर्स। मेघालय द्वारा हाल ही में की गई घोषणा किसानों के लिए क्या मायने रखती है। तो बिल्कुल डियर बताइए, 50% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम, 75% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम, या 100% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम, नो सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करके आ रहे हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि भाई राज है, राज ही रहने देते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 100% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, which team did India defeat in the final of the women's junior hockey एशिया कप। महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है। ऑप्शन है आपके जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर मलेशिया। बिल्कुल डिटेल में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूज में। महिला जूनियर एशिया हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है। तो डियर बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है, साउथ कोरिया। 4 टाइम की आपकी विनर जो टीम थी, 4th टाइम विनर आपकी थी साउथ कोरिया, उसको हमने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड इगा स्विएटेक डिफीट इन द फाइनल टू विन हर 3rd फ्रेंच ओपन टाइटल। देखिए डियर कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। फाइनली आप सोच रहे होंगे कि फाइनली हम पूछेंगे फ्रेंच ओपन टाइटल में विन किसने किया मेंस सिंगल में, तो आप बताएंगे नोवाक जोकोविच, है ना। जोकोविच ने हराया किसको, डिफीट किसको किया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं वुमेन्स सिंगल की, और वुमेन्स सिंगल में बात करें तो इगा स्विएटेक ने फाइनल में किसे हराकर अपना तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। यानी वुमेन्स सिंगल में अगर बात करें, इगा स्विएटेक विनर है, लेकिन हराया किसको है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। ऑप्शन यहां पर दिए हुए, सेरेना विलियम्स, नोमी ओसाका या फिर कैरोलिना मुचोवा या फिर सिमोना हेलेप। तो डियर किसे हराया इन्होंने, कैरोलिना मुचोवा को। चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं ये, कैरोलिना मुचोवा को इन्होंने क्या किया है, हराया, डिफीट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
53वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन कहां हो रहा है या कहां पर यह हुआ? 53rd डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस टेकिंग प्लेस, और किस कंट्री के बीच में डियर? इंडिया एंड, चलो अब राज को खोल ही देते हैं, है ना, वैसे भी आप लोगों को पता ही है ना भाई, आप लोग तो शेर हैं, सब कुछ पता है ना, बिल्कुल जो जो डिस्कस हो जाता है वो तो हमेशा ही ध्यान रखते हैं, ठीक है डियर, बिल्कुल इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहां पर मीटिंग हुई? दिल्ली, दिल्ली में आपका आयोजन हुआ, इसका दिल्ली में आयोजन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेक्टर डिड फॉरेन इन्वेस्टर्स मेक दीज इन्वेस्टमेंट? विदेशी निवेशकों ने किस क्षेत्र में ये निवेश किया है? विदेशी निवेशकों ने किस क्षेत्र में ये निवेश किया? रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर इक्विटीज मार्केट? बिल्कुल ये भी न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी। विदेशी निवेशकों ने किस क्षेत्र में ये निवेश किया है? इन विच सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स मेक दीज इन्वेस्टमेंट? तो डियर किसमें किया है? इक्विटीज मार्केट, बिल्कुल फिगर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इक्विटीज मार्केट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट इंडियाज विक्ट्री इन द टूर्नामेंट? टूर्नामेंट में भारत की जीत की क्या खास बात है? अब देखो ये स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल यहां पर जब आप ऑप्शंस देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि बात किस चीज की हो रही है, और ऑप्शन ही डिसाइड करेंगे कि राइट आंसर क्या जाने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोला है, इट इज देयर फर्स्ट एवर वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल, they defeated the defining champion in the final, they achieved an unbeaten streak throughout the tournament, या all of the above? तो बिल्कुल क्वेश्चन में बहुत ही ऑप्शंस पे बहुत ही क्लोज मामला हो रहा है। फाइनली आप देखेंगे यहां पर क्या राइट आंसर जाने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर क्या है? ऑप्शन ए, फर्स्ट एवर वुमेन्स जूनियर एशिया कप हमने विन किया है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये खास बात है, ठीक है ना डियर। चलिए चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जून के पहले 2 हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में कितना पैसा लगाया? हाउ मच मनी डिड फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज मार्केट्स इन द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जून? 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़? फटाफट से आप लोग आंसर्स कर देंगे, फटाफट से आंसर कर देंगे। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर क्या जाएगा? 10,000 करोड़, है ना, 10,000 करोड़। बिल्कुल न्यूज का पार्ट रहा था, डिटेल में डिस्कस किया था, 10,000 करोड़। तो अगर आप रोज के सेशन में बिल्कुल ऐड होते हैं, जुड़ते हैं फाइनली, तो एक भी क्वेश्चन आपका कनेक्ट कर पाएंगे आप क्वेश्चंस को, है ना। यहां पर भी हो क्वेश्चंस, या आपके वीकली सेशंस में हो, या फिर अदर आपके क्विजेस में हो, है ना, अदर क्विजेस एंड आप एसटी वगैरह में भी जाएंगे तो फाइनली वहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आप खुद समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन किस लेवल के हैं और न्यूज भी किस लेवल की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज दिस इन्वेस्टमेंट ट्रेंड इंडिकेट्स अबाउट फॉरेन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स इंडियन इक्विटीज? भाई यह निवेश प्रवृत्ति भारतीय इक्विटी के प्रति विदेशी निवेशकों की भावना के बारे में क्या संकेत देती है? डिक्रीज इंटरेस्ट, न्यूट्रल सेंटिमेंट्स, इंक्रीज इंटरेस्ट या फिर नो चेंज इन सेंटिमेंट्स? नो चेंज इन सेंटिमेंट। तो डियर अगर बात करें तो किस चीज को दिखा रही है? फाइनली परसेंटेज भी बताया था हम लोगों ने, किसका बताया था? इंक्रीज इंटरेस्ट को दिखा रही है कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। विदेशी निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। अप्रॉक्स 2 वीक में ही बता दिया फाइनली यहाँ पर कितना 10,000 करोड़ का निकल कर आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? कौन सा देश 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, युगांडा या फिर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है डियर। तो इसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया, द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हैज बीन सेलेक्टेड एज द होस्ट कंट्री फॉर द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस in 2025, making a significant milestone in global conservation efforts। तो आई होप ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं फटाफट से किसकी तरफ? क्विज के आंसर की तरफ, है ना। क्विज के आंसर की तरफ कि क्विज का क्या आंसर है, और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर विनर कौन हुआ है ना, किसने क्या आंसर किया। देखिए विनर तो आप सभी हैं, आप सभी बिल्कुल विनर हैं, लेकिन एक रिकॉग्निशन होता है कि भाई उस रिकॉग्निशन में फर्स्ट प्लेस किसे, सेकंड प्लेस किसे, थर्ड प्लेस किसे, और वॉलंटियर कौन है, ठीक है ना डियर। वॉलंटियर कौन है, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं आंसर की तरफ, हम चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है डियर। चलिए ठीक है, चलिए जल्दी देखते हैं आंसर क्या हो रहा है। भाई आंसर था कल के क्वेश्चन का, क्विज क्वेश्चन का जो था वो क्या था? तमिलनाडु, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली किसने किसने कैसे कैसे आंसर्स किए हैं फाइनली, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये निकल गया था, विच स्टेट यूटी कॉन्फर्ड द ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022?
विच स्टेट एंड यूटीज कॉन्फर्ड द ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो फाइनल यहां पर कर्नाटका, तमिलनाडु, असम और वेस्ट बंगाल, ये क्वेश्चन था आपका कल का क्विज क्वेश्चन। और फाइनल यहां पर राइट आंसर निकल करके आया था तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर किए हैं, लेकिन किसको सिलेक्ट किया गया है? टाइम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया गया है। जिसने जितने फास्ट किया है वो फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन का भी पार्ट यहां पर ऐड है, फाइनल आप जाकर देख सकते हैं। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टीएनपीसीबी, ठीक है, रिसेंटली कॉन्फर्ड द ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022। फाइनली आप एक्सप्लेनेशन को पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें जाकर देख लेंगे फाइनल क्या पॉइंट ऐड करने लायक है। अगर कोई पॉइंट ऐड करने लायक है तो फाइनली आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्विज का क्वेश्चन और क्विज के क्वेश्चन के आंसर। अब हम चलेंगे अपने विनर की तरफ, तो देखते हैं हमारा विनर कौन होने वाले हैं आज के, है ना। 13 जून की हम बात कर रहे हैं और 13 जून पे 12 जून के जो क्वेश्चन का आंसर था वो भी मैंने डिक्लेयर कर दिया फाइनली। तो अब हम चलते हैं विनर की तरफ अपने, है ना। तो फर्स्ट विनर निकल कर आ रहे हैं बिल्कुल यार, ये राहुल कुमार जी बिल्कुल हैं। हमेशा ये रहते हैं सेशन में भी रहते हैं, क्वेश्चंस भी करते रहते हैं, आंसर्स भी करते रहते हैं, सॉरी आंसर करते रहते हैं। सेशन में कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी पूछते हैं। बिल्कुल पार्टिसिपेशन इनका बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पर भी ये विनर में फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर भी रह चुके हैं बिल्कुल। और आज फिर से ये राहुल कुमार क्या हो गए, फर्स्ट विनर हो गए हैं आज के लिए हमारे लिए। तो कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, इसी तरह से आप लगे रहे, कंटिन्यू रहे, है ना। आपका कोऑपरेशन, आपका इंस्पिरेशन या आपका ये आंसर करना ही हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है और सेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। आप सभी हमारी क्या है, इंस्पिरेशन है ना डियर, बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हम चलते हैं, फर्स्ट विनर हमारे राहुल कुमार हो गए, चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में चलें तो सेकंड विनर आ रही हैं संचिता गुप्ता, बिल्कुल ये भी कंटिन्यू कनेक्ट रहती हैं और इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है, बहुत ही टाइम के साथ किया है ना। सेकंड प्लेस पर ये रही हैं, तो बिल्कुल वेरी गुड डियर, कॉन्ग्रेट्स आपको भी, बहुत अच्छे आपके कॉपरेशन के लिए, आपके कॉपरेशन के लिए एंड आपके आंसर करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए, है ना, बिल्कुल एक्टिव रहने के लिए। ठीक है, देखिए अगर एक्टिव बन के आप रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो फाइनली चीजें आप सीख पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है डियर, इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर की बात करें तो आफरीन निकल कर आ रहे हैं बिल्कुल। ये बहुत स्टार्टिंग में नहीं थे, अभी कुछ टाइम से ही अगर मैं बात करूं अप्रॉक्स 1 वीक अप्रॉक्स हो गया है, तो ये कंटिन्यू है बिल्कुल। मेरी नजर रहती है, हर व्यूअर पे मेरी नजर रहती है ना, चैट बॉक्स में। तो आफरीन की अगर हम बात करें, बिल्कुल हाँ, आज का सेशन बिल्कुल रिकॉर्डेड है डियर, है ना। तो बिल्कुल हमारी नजर रहती है फाइनली जब लाइव क्लास रहती है, तो इस वजह से हमें पता रहता है। तो फाइनली आफरीन हमारे थर्ड विनर हो गए हैं और इनका भी राइट आंसर बिल्कुल तमिलनाडु है, आफरीन, है ना। तो बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स डियर, आप भी बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसी तरह से कनेक्ट रहें और सेशन का लाभ उठाते रहे, आंसर्स करते रहे और एसटी और एग्जाम्स में फाइनली फाइनल सेलेक्ट हुए। वो दिन दूर नहीं जिस दिन फाइनल सिलेक्शन ले। चलिए इसी के साथ चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में हमारी मुस्कान कुमारी आ रही हैं। मुस्कान कुमारी, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है, तमिलनाडु किया है, वॉलंटियर हैं। ये भी फर्स्ट और सेकंड थर्ड विनर पे रह चुकी हैं कभी ना कभी, है ना। ये नेम वही है डियर, नेम चेंज भी होने चाहिए, यानी न्यू व्यूअर्स आप भी पार्टिसिपेट करिए फाइनली, है ना। और बिल्कुल इसी पार्टिसिपेशन के साथ, इसी कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स मुस्कान कुमारी, वॉलंटियर रही हैं। चलिए नेक्स्ट इज, अगर हम चलते हैं डियर बिल्कुल आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का कुछ क्वेश्चन क्या होने वाला है बिल्कुल हम देखेंगे और फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ, है ना, बिल्कुल। तो आज का कुछ क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इंसिडेंट is being commemorated during the visit of INS Trishul, establishment of diplomatic relation between India and South Africa। बहुत ही क्लोज है, सारे ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ध्यान से आप लोग आंसर करेंगे। सेशन इंड अप होने पे आप लोग देखिए, मैं क्लियर बता दूं, जो भी सेशन इंड अप होने पे जो भी ऑप्शन राइट है वो पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा विद स्पेलिंग। जो सही टाइप करेगा वही विनर होगा, नहीं तो पता चला नेक्स्ट डे कोई विनर ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऑप्शन बिल्कुल देखते हुए आप सही तरीके से टाइप करेंगे, जो पूरा का पूरा ऑप्शन जो बनाए गए हैं वो टाइप करेगा वही हमारा राइट विनर होगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको क्विज का इस क्वेश्चन का आंसर करते टाइम, टाइप करते टाइम आप देख कर यहां से टाइप कर पाए जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है डियर, तो ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी आपका बोल रहा है 130th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी बर्थ, री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। एंड डी ऑप्शन है द 7th जून, हाँ बिल्कुल 7th जून 1893 इंसिडेंट एट पीटर मैट्रिसबर्ग रेलवे स्टेशन। तो बहुत ही ध्यान से करना है और थोड़ा सा लेंथी है ऑप्शंस, तो बिल्कुल आपको टाइप करना है। अभी तो ऐसे तमिलनाडु रहा है ना, आर्टिकल 202 रहा तो टाइप कर दिया, है ना। आप थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे, आप भाई टाइप करें और फाइनली, ठीक है डियर। तो आज का ये कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग सेशन इंड अप होते ही आंसर करेंगे। जो आंसर सबसे पहले करेगा वो फर्स्ट विनर होगा, सेकंड होगा एंड थर्ड एंड वॉलंटियर। ठीक है डियर,
तो बिल्कुल यार आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, आई होप। इसी के साथ ही हम लोग आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक। इसी तरह से कनेक्ट होते रहिए। अगर आपको सेशन को आपने एंजॉय किया है और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अगर सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फाइनली इसी तरह से कनेक्ट होते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, और फाइनली अपने क्वेश्चंस को, अपने फैक्ट्स को, करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस को, एमसीक्यूज को एंजॉय तरीके से, पॉजिटिव वाइब्स के तरीके से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ते रहें। ठीक है डियर, और कोई भी ऐसी चीज है तो फाइनली आप कमेंट बॉक्स में एंड अप होने पर फाइनली बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू लेकर चलेंगे। ठीक है डियर, आई होप। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.